जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 25वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें हम उनके गणित और रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक और जीके और साइंस के क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हल करने वाले हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके जीके के होने वाले हैं, उसके बाद के 15 क्वेश्चन साइंस के, फिर मैथ के, और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित पुस्तक के हैं। तो आज का जीके का पहला पार्ट और उसका ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों की ट्रिक आपको करवा चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ट्रिक बताई थी कौन सी कि रुक चीन अब आ भारत। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? रूस होगा, उसके बाद में कनाडा होगा, फिर चीन होगा, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान है। यहाँ पर सबसे बड़े की बात करें तो रूस होगा। चीन कौन सा? चीन वैसे तीसरा स्थान है क्षेत्रफल में, परंतु यदि बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो चाइना है। और अपने भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सरदार पटेल की एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे बोलते हैं, किस जिले में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है? आपको ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना? एक तो ध्यान रखना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके अलावा आपको ध्यान रखना स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, इसके अलावा आपको ध्यान रखना स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, और एक ध्यान रखना स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है, 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ? नर्मदा जिला गुजरात में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। यदि बात आए स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की, तो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी आपके केरल में है, संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ पीस आपके पाली राजस्थान में है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी वर्तमान में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है? लातूर महाराष्ट्र में है, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। इन चारों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि महिलाओं के लिए निम्न में से किस में स्थान आरक्षित है? महिलाओं को आरक्षण किस में दिया गया? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायती राज? तो महिलाओं को आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में नहीं है, पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का पुराना नाम क्या है? कामरूप, वत्स्य, गौड़ या मत्स्य? तो क्या होगा? बंगाल का पुराना नाम है गौड़। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस सूरा और सुंदरियों का शहर कहते हैं, जिसे किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी है। चैंपियन शराब के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में स्थित है? लखनऊ, रीवा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो बॉटनिकल रिसर्च सेंटर कौन से स्थान पर है? यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबरक का विश्व में सबसे उत्पादक देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, ब्राजील या भारत? तो अपना भारत है अबरक की दृष्टि से सबसे प्रथम देश। ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? किस किस के मध्य लड़ी गई? नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। कब? 1757 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या जयदेव? तो जयदेव की रचना तो आप सभी को पता है कौन सी है, गीत गोविंद है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो आपने बताया है कि राष्ट्रगीत की रचना की थी। किस पुस्तक में की थी? तो आनंद मठ में की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने तो राष्ट्रगान की रचना की थी। तो इस गीत की रचना किसने की थी? इस गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? खजुराहो गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान क्षेत्र में उतर गया था? भारत के बच्चे बच्चे को पता है इस बात का, कौन थे वो? अभिनंदन वर्धमान थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? ग्रह की बात आए तो पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति ग्रह है। तो लाल ग्रह कौन सा होगा? मंगल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बुध की बात करें तो ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली, मुंबई। पटना कहाँ है? यहाँ पे नहीं है, बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है। सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ है? गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। भारत के झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पश्चिम तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोच्चि या मुंबई? तो पश्चिम तट के सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जीके के। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में है? स्टील, पानी, वायु या निर्वात? तो ध्वनि का आपको पता है कि ठोस में वेग सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे स्टील राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक आप सभी को पता है, वोट होता है। ऊर्जा का कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन, समय, लंबाई या तापमान? तो समय, लंबाई, तापमान सभी क्या है? अदिश है। विस्थापन सदिश है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बल का सही सूत्र क्या होगा? बल का सही सूत्र होता है F बराबर ma, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 37 डिग्री सेल्सियस किसका मान है? आपको बताना होगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस तो आप सभी को पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। ऑप्शन डी में दिया गया। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? आंतरज्वर जल जनित है, अमीबीपेचिस जल जनित है, हैजा भी जल से होता है, दमा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा फैलेगी? वायरस से फैलेगी, विषाणु से फैलेगी। ऑप्शन ए राइट होगा। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? ओजोन क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन को नष्ट कौन करेगी? ओजोन को नष्ट करने वाली गैस का नाम है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम फ्रियोन भी कहते हैं। यहाँ पे ओजोन के सूत्र की बात आई तो O3 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। H2O किसका सूत्र होता है? H2O तो जल का सूत्र होता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का तापमान 60 किलोग्राम, सॉरी तापमान नहीं, वजन है, ठीक है, तो किसी वस्तु का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? पृथ्वी के वजन का 1/6 होगा। यदि 60 है तो 60 में 1/6 से गुणा करवाएंगे, 60 में 6 का भाग 10 बार जाएगा तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 30 होगा तो 5 हो जाएगा। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक, सुचालक, उभयधर्मी या कोई नहीं? तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। कार्बन का अपर रूप होता है और कांच को काटने में हीरे का प्रयोग किया जाता है। रुधिर एक उत्तक है। रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? मांसपेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक या तंत्रिका उत्तक? तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। अस्थि भी संयोजी उत्तक है और उपास्थि भी संयोजी उत्तक है। रुधिर किस प्रकार का? तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन? तो बायोगैस में मेथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का 18 हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की बात करेंगे। एक एक प्रश्न को आसानी से सरल करते हुए चलेंगे। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दिया गया 10.3 को गुणा करवाना आपको 0.07 से।
तो आपको क्या करना, सीधा सीधा गुणा करवा दो 103 को 7 से। पॉइंट को एक बार भूल जाओ, 007 लिखो, 7 लिखो, कुछ भी नहीं को, सॉरी 103 है। तो कितनी बार आया, 7 3 21 के 1 2 हासिल हो जाएगी, 721। कितनी से पहले पॉइंट है, 1 और 2, तो ये पॉइंट है, और 1 इससे पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे, 0.721 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही नियम है दशमलव से संबंधित गुणा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां, इतनी ज़्यादा लड़कियां, क्या हुआ, लिंगानुपात ज़्यादा बढ़ गया क्या। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, आपको तो उत्तर निकालना है, ठीक है। 70 लड़के हैं और लड़कों का प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हमारे पास जितने दिए गए 70 दिए गए, तो 70 लिख देंगे। और नीचे क्या लिखनी है, कुल संख्या, कुल कितनी हो जाएगी, 70 तो लड़के हैं, 280 लड़कियां, तो कितनी हो जाएगी, 350 हो जाएगी, ठीक है। और प्रतिशत निकालने हैं तो 100 से गुणा करवा दो। 0 से 0 7 एकम 7 7 पंजे 35, 5 का भाग 100 में 20 बार। 20% लड़के हैं, 80% लड़कियां, ठीक है। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया लगता है स्कूल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज और 20 रुपये की दर से 2 किलो चावल का मूल्य ज्ञात करो। ये लो, ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन, हम दुकान पे जाते हैं तो करते हैं ऐसे, ठीक है। 35 रुपये की दर से 3 किलो कितने हो जाएंगे, 35 × 3 कर देंगे, 105 रुपये के चावल खरीदिए, और 20 की दर से प्याज खरीदिए 2 किलो, तो कितने हो जाएंगे, 20 दूने 40 रुपये के प्याज खरीदिए, कितने के खरीद लिए, 145 के खरीद लिए। ये लो हिसाब हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चक्रवर्ती ब्याज पर 79,375 रुपये 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन चुकाना होगा, ठीक है। तो मिश्र धन चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित हम किसी भी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। या तो हम ब्याज निकालेंगे फिर उसमें जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, या जिस प्रकार हम जनसंख्या का क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार मिश्र धन निकाल लेते, परंतु ये संख्या थोड़ी बड़ी है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी मजबूत होनी अनिवार्य है। 79,375 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 16% की दर से, तो चक्रवर्ती ब्याज का नियम है कि अगले वर्ष ये बढ़ जाएगा। ये अभी 100% है तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा। 116/100, जिस प्रकार जनसंख्या का करते हैं उसी प्रकार करना। 2 वर्षों के लिए है तो एक बार और लिख दो, 116/100। अब इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा 29 बार और ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। 125 बार कटता है, फिर से ये 4 के पहाड़े से 29 बार और ये कट जाएगा 25 बार। अब इसे काट लेते हैं, 25 के पहाड़े से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, 25 एकम सॉरी 25 3 75 आएगा, 79 में से 75 घटाएंगे 4 बचेंगे, 3 उतारेंगे, 25 एकम 25, 43 में से 25 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके पास, 18 बच जाएंगे, ठीक है। और 18 में आगे की संख्या हमें उतारनी है, कौन सी, 7 उतार देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 25 7 175, फिर 12 बचेंगे और 5 उतारेंगे तो 25 पंजे 125, 3175 बार जाएगा। और इस 25 से 3175 कितनी बार कटेंगे, 3125 कटते हैं कितनी बार, 125 बार, तो ये कट जाएगा 127 बार। तो 127 × 29 × 29, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो 841 को आपको गुणा करवाना है 127 से। इस प्रश्न में मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी दी गई है, परंतु आसानी से सरल हो जाएगा। जैसे ये आप गुणा करवाओगे तो उसका उत्तर आएगा 1,06,807, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणा करवा के देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है। तो आपको बार बार बताया गया है कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड की बात आए तो 5/18, और मीटर प्रति सेकंड दिया गया और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5, उसका उल्टा हो जाएगा। 18 3 54 और 5 3 कितने हो जाएंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड ये गति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 1500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर, बाकी 7% साधारण ब्याज पर दिया गया। 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त हुए, 10% पर कितने रुपए दिए गए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, एक बार देख लिया फिर अब कभी भी गलत नहीं करोगे। ये यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, कुछ भाग 10% पर और कुछ भाग 7% पर। आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज समय और दर के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। किस प्रकार, जैसे 10% दर है, 3 वर्ष का समय है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3 को 10 से गुणा कर देंगे 30% ब्याज हो जाएगा। और 7 वर्ष 7% है और 3 से गुणा करेंगे तो 21% ब्याज हो जाएगा।
तो कुछ भाग का 30% है और कुछ भाग का 21% है, कुल मिलाकर 396 आएगा। ठीक है, अब हम इसे बांट लेते हैं। 1500 का यदि हम 10% की बात करते तो कितना हो जाता, 10 × 3 30/100। जीरो से जीरो काट लेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 × 3 45, 450 आ जाएंगे। और यदि पूरे 1500 हमारे पास 7% से होते तो कितने हो जाते, 7×21/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते और 15 को 21 से गुणा करिए, 15 के 5, 15 दूने 30 और 1 31, 315 हो जाते। परंतु हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिए गए 396, एक के हिसाब से 450 आ रहे, एक के हिसाब से 315 आ रहे, परंतु हमारे पास 396। अब अनुपात निकालने का अपना नियम कि इनका अंतर तो यहाँ पे इसके नीचे लिखना, इनका अंतर इसके नीचे लिखना। 450 और 396 का अंतर कितना, 54। 396 और 315 का अंतर कितना हो गया, 81। तो 81:54 के अनुपात में उस राशि को बांटा है। हम काट लेते हैं, 9 से 81 9 बार कटते हैं और 54 6 बार कटते हैं। तो 1500 को किस अनुपात में बांटना है, हमें 9:6 में बांटना है। 9 और 6 1500 होते हैं, तो 900 और 600 कितने होते हैं, 1500 होते हैं। तो इसे हम 900:600 के अनुपात में बांट लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 900 रुपये तो इसने 10% से दिए और 600 कितने पर दिए, 7% पर दिए। दोनों को निकाल के देखोगे 396 आएंगे। किस प्रकार, 900 के 10% से 3 वर्ष के कितने हो जाएंगे, 30%/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो 9 × 27, 270 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। और 600 के 7% के 3 वर्ष से कितने हो जाएंगे, 7 × 3 21%/100। जीरो से जीरो, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 270 और 126 को जोड़ेंगे कितने आएंगे, 396 आएंगे। मतलब अपना उत्तर सही है। पूछा क्या, 10% कितने दिए, 900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आकृति दी गई है और उसमें कोण ज्ञात करने हैं, अक्ष का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और 180 डिग्री को बांट दिया 4 अक्ष और 5 अक्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 अक्ष और 5 अक्ष का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 4 अक्ष और 5 अक्ष कितने हो जाएंगे, 9 अक्ष बराबर 180 है। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 9 उधर भाग में चला जाएगा, 9 दूने 18, 20 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया, डी में दिया गया, तो डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। उस प्लाट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी। देखिए प्लाट की लंबाई मान ली हमने अक्ष, तो चौड़ाई क्या है, 8 मीटर कम है लंबाई से, या लंबाई 8 मीटर अधिक है, चौड़ाई हो जाएगी अक्ष माइनस के 8। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो अक्ष इंटू अक्ष माइनस 8 बराबर 48 है। क्या हो गया, अक्ष स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 8 अक्ष बराबर 48। यह बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड बताया गया है कि इस बी के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़े या घटाए तो 8 आएंगे और गुणनफल करे तो इनके गुणनफल 48 के बराबर आने चाहिए। आप ऑप्शन देखकर सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। जैसे मैंने सोच लिया कि एक तो 12 हो गया और एक 4 हो गया। ठीक है, 12 में से 4 घटाएंगे कितने आ रही है, 8 आ रही है, और 12 चौके कितने होते हैं, 48 हो रही है। तो उसकी भुजाएं भी कौन सी हो जाएगी, 12 और 4 ही हो जाएगी। ठीक है, 12 लंबाई हो जाएगी, 4 चौड़ाई हो जाएगी। घटाएंगे 12 में से 4 घटाएंगे कितनी हो जाएगी, 8 बच रही। मतलब अपना उत्तर सही है। इस क्वेश्चन को आप समय बचाने के लिए ऑप्शन देखकर भी कर सकते हो। 12 और 4 को गुणा करवा के देख सकते हो, 48 आते हैं और 12 और 4 का अंतर 8 आता है। ठीक है, 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वर्ताकार रूप दिया गया। तार का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यह एक तार है। अब इस तार को ऐसे हमने मोड़ा और एक वर्त बनाया, तो ये क्या होगी, इसकी वर्त की परिधि होगी। कितनी हो गई, 1 मीटर की है तो 1 मीटर होगा। परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर कितना दिया गया, 1 मीटर। तो r कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पाई का मान 22/7 लिख देते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे भाग में चला जाएगा, भाग वाला ऊपर आ जाएगा। तो r का मान आ जाएगा 7/22 दूने 44। 7/44 क्या आ गई, इसकी आ गई त्रिज्या। ठीक है, अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, मतलब कितना 7/44 इंटू 7/44। ठीक है, अब हमें क्या करना है, काट लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 22 एकम 22 और 22 दूने 44। ऊपर कितना बच गया, 7, नीचे बच गया 44 दूने 88। यदि वर्ग मीटर की बात आए तो वो कितना आएगा, 7/88 आएगा। परंतु इसे सेंटीमीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 2 बार 100 से गुणा करेंगे। 2 बार त्रिज्या काउंट किया है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 7 × 100
इंटू 100 एक बार और कर देंगे क्योंकि त्रिज्या का 2 बार प्रयोग किया, बट्टे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 25 बार, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 22 बार। फिर से काट लेते, 2 से 50 बार और 2 से कितनी बार कट जाएगा 11 बार। 25 को 50 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 25 पंजे होते हैं 125, 1250 और 1250 को 7 से गुणा करवा लेते हैं। 0 7 पंजे 35, 7 दूने 14 और 3 कितने होते हैं 17, और 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8। 87 50 में हम भाग देंगे 11 का कितना आएगा 795.45 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 किसका उल्टा होता है साइन 60 का। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 10 की घात 2 है, उसकी बार घात 0 दी गई है, तो एक कोष्टक के अंदर है एक बार है, तो आपस में गुणा करेंगे, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 0 आएगी। और किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि उसकी घात 0 दी गई है तो उसका उत्तर 1 आने वाला, चाहे 100 50 1000 10,000 कितने भी हो, घात 0 है तो उत्तर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। यदि log 10 अक्स बराबर दिया गया है 2, तो अक्स का मान क्या होगा। तो आपके पास एक सूत्र होता है कि यदि log दिया गया, log में 1 की पावर b दी गई है, बराबर अक्स दिया गया है, तो b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 1 की पावर अक्स। तो यहाँ पे अक्स का मान पूछा, तो अक्स का मान आ जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मान निकालना आपके फिर से, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री है, इसे हम साइन स्क्वायर 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। जब दो थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो साइन कोस बराबर होते हैं, टेन कोट बराबर होते हैं, सेक कोसेक बराबर होते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 और cos 30 का मान बराबर होता है, क्योंकि 30 और 60 का योग 90 होता है। तो साइन 60 से साइन 60 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मान बचेगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान होता है 1, 2 1 कम 2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 14, 13 और 15, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन है, हीरोन का सूत्र लगेगा इसमें, क्योंकि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र होता है। हीरोन के सूत्र के लिए सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग और उसमें 2 का भाग। ठीक, a + b + c। तो 13 14 15 योग कितना हो जाए 13 और 14 27 और 15 42/2, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा हमारे पास 21। अब हीरोन का सूत्र, कभी कभी प्रश्न में सीधा सूत्र पूछा जाता है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र ध्यान रखना, सूत्र होता है आपका √s हो जाएगा, फिर क्या करेंगे s - a, s - b और s - c, ये होता है हीरोन का सूत्र। ठीक है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती हैं। तो यहाँ हमारे पास आया s आया 21। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 21 - 13, तीनों भुजाएं आपस में घटा लेंगे, 21 - 14 और 21 - 15। ठीक है, तो 21 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 × 21 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 और 21 में से 15 घटाएंगे तो 6। गुणा करवा लेते हैं, 6 7 42, 42 अट्ठे कितने होते हैं 8 दूने 16, 8 चौके 32 और 1 33। 336 को गुणा करवाना 21 से। ठीक है, 336 को जैसे ही हम 21 से गुणा करवाएंगे तो अलग अलग करवा सकते हैं या फिर 21 का पहाड़ा बोल के करवा सकते हैं। 336 है, 21 से गुणा करवाना है, अलग अलग करवा लेते हैं। 1 से करवाएंगे 336 ही आएगा और 2 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 336 दूने 672 आ जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देते, 6 3 2 5 7 3 10, 6 और 1 7, 7056। अब क्या दिया गया था, वर्गमूल दिया गया था, 7056 का वर्गमूल निकालना। इकाई का अंक हमारे पास 6 है, 6 या तो 4 का 16 होता है, 6 का 36 होता है, या तो 4 का होगा या 6 का होगा। एक अंक छोड़ा, 70 किसके नज़दीक, 8 8 64, 9 में 81 होते हैं, तो 8 के होंगे। या तो ये 84 का होगा या 86 का होगा। आपके ऑप्शन में 84 दिया गया, 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोनों होते तो हम 85 के निकालते। 85 के निकालने का अपना नियम, 5 के 25 और 8 9 72, 72 25 किससे ज़्यादा है, 7056 से ज़्यादा है, तो 86 का तो नहीं हो सकता, 84 का ही होगा और इसका राइट आंसर 84 स्क्वायर मीटर ही होगा। 5 लगातार सम संख्याओं a b c d e का औसत 54 है, तो b और e का गुणनफल। आपको बताया गया बार बार कि जब क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत विषम हो या सीधी क्रमागत संख्या हो,
ऐसी स्थिति में जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। 5 संख्या है तो 5 में से बीच की संख्या होगी 54। ठीक है, 2 5 से बड़ी हो जाएगी 56 और 58, 2 5 से छोटी हो जाएगी कौन सी 52 और 50। ठीक है, ये 5 क्रमागत सम संख्याएं, इनका औसत 54 है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। पूछा क्या बी और ई का गुणनफल। बी कौन सी होगी, दूसरी वाली संख्या 52, और ई कौन सी होगी, लास्ट वाली 58। 52 इंटू 58 आपको गुणा करवाना है और उत्तर निकालना। ठीक है, 58 को गुणा करवाना किससे, 52 से। गुणा करवा लेते हैं, 2 से करवा लेते हैं पहले। 58 दूने कितने हो जाएंगे, 58 दूने हो जाएंगे 116। फिर 5 से करवा लेते हैं, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29। जोड़ लो इसे, 16 आ जाएंगे। 9 और 1 10, 2 के 3, 3016 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान भी थे, थोड़े बड़े भी थे, शानदार क्वेश्चन थे आज के पेपर के। नेक्स्ट पार्ट में हम 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि जो संबंध रोटी का गेहूं से ईंट का किससे होगा। तो रोटी गेहूं से बनाई जाती है तो ईंट मिट्टी से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा दूरी का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम, ये चारों दिशाएं आपको सबसे पहले लिखनी होगी पन्ने पे। ठीक है, फिर यह कहता है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख, ये इधर पश्चिम की ओर ये इसका मुख है। ठीक है, 45 डिग्री दाईं घूमता है, यहाँ से घूमा और 45 डिग्री इतना हो जाएगा, पूरा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये मुख इस ओर हो गया। अब किस में हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया। ठीक है, पुनः 180 डिग्री डाइन, 180 डिग्री चाहे किसी और घुमाओ, उसका विपरीत कर दो। इधर मुंह है ना इसका, तो पूरा घुमा के यहाँ पे इधर मुंह कर दो इसका। ठीक है, अब मुंह किस ओर हो गया, दक्षिण पूर्व में हो गया। तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं, अब 270 डिग्री बाएं मतलब ये यहाँ से घूमेगा, 180 तो यहाँ तक आ गया। फिर कितना बच गया, 90 और बच गया। तो ये 45 और ये 90 यहाँ पर आ गया। अब इसका मुंह हो गया यहाँ इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख है। अब उसका मुख किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। ठीक है, पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई। अब ये क्या बोल रहा है कि 40 मिनट के अंतराल पे जाती है और 10 मिनट पहले चली गई, तो अगली कितनी देर बाद आएगी, 30 मिनट अर्थात आधे घंटे बाद में आएगी। अगली बस 9:45 पर आएगी, जो कितने मिनट बाद आएगी, 30 मिनट बाद में। तो अब कितनी बजी है, अब 9:15 बजी है, तभी 9:45 पर आएगी और 10 मिनट पहले निकल चुकी है। बताइए कि यात्री को ये जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी, 9:15 पे दी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र, 1 विवाहित पुत्री। पुत्रों में से प्रत्येक के 2 पुत्रियाँ, 2 के 2 पुत्रियाँ, 1 के 1 पुत्र है। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या। अब देखिए प्रश्न को जैसा पढ़ा वैसा लिखना आपको, कि परिवार में एक पिता है तो एक पिता हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, और एक माँ है। ठीक है, महिला सदस्य थोड़ा इस प्रकार हम अलग दिखा देते हैं ताकि काउंट करने में आसानी होगी। ठीक है, एक माँ हो गई तो पिता और माँ हो गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 3 विवाहित पुत्र, इनके मान लो 3 पुत्र, 1 2 और 3, ये 3 पुत्र है, 1 2 और 3, और तीनों क्या विवाहित पुत्र है, तो विवाह एक एक इनकी पत्नियां हो जाएगी। ठीक है, महिला सदस्यों को थोड़ा अलग दिखाते हैं हम। 3 विवाहित पुत्र और 1 विवाहित पुत्री, इनके 1 पुत्री भी है और ये पुत्री क्या है, विवाहित भी है। ठीक है, पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां, इसके भी 2 पुत्रियां हो गई, 1 पुत्री और 2 पुत्री, और इसके भी 2 पुत्रियां हो गई। ठीक है, और क्या लिखा है कि 1 के 1 पुत्र, इनके 1 पुत्री। अब महिला सदस्य कितनी हो गई, 1 तो ये माँ हो गई और 3 इन पुत्रों की पत्नियां हो गई, 1 2 3, तो 3 और 1 कितनी हो गई, 4, 4 और 2 ये पुत्रियां हो गई, 4 4 8, 8 और 1 ये विवाहित पुत्री, 9। तो कुल महिला सदस्य कितनी हो गई, 9 महिला सदस्य, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है आपकी, श्रृंखला दी गई है, इसे पूरा करना। 3 17 45 87 आगे का अंक आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो अंतर देखते हैं हम, 3 और 17 में कितने का अंतर, 17 में से 3 घटाए 14 का अंतर है। 45 और 17 में कितने का, 45 में से 17 घटाएंगे कितने हो जाएंगे, 28 का अंतर है। ठीक है, 87 और 45 में कितने का अंतर है, 87 में से 45 घटाएंगे 2 और 4, 42 का अंतर। अब देखिए पहले 14 का अंतर, फिर 28 का अंतर, 42, 14 के पहाड़ी के अनुसार अंतर 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56, तो 87 में 56 जोड़ेंगे तो अगली संख्या कितनी आ जाएगी, 6 7 13, 8 और 5 13 और 1 14, 143 आएगी। ऑप्शन डी में दी गई है तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत शानदार पेपर था, आज का सबसे अच्छा पेपर था ये आपकी आंसर शीट है, यहाँ से आप मिलान कर सकते हो। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। शाम को 9 बजे आपको ये पेपर मिलेगा और सुबह 9 बजे आपके वो गणित और रीजनिंग वाली सीरीज अपलोड कर दी जाएगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक एक सब्सक्राइबर से, आपके एक एक लाइक से, आपके एक एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के आधार पर हम आगे की तैयारी करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।